है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। कार्यक्रम में आज बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना से काफी हद तक अब लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में बीते दिन महज 579 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। 14 फरवरी से कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन लोग इस बात को ना भूलें कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से कितनी राहत मिली है। तीसरी लहर में सरकार ने कैसा काम किया, स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कितना जरूरी है। तीसरी लहर के बाद क्या कोई चौथी लहर की भी आशंका है। चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन की मेहनत का असर दिखने लगा है। प्रदेश अब कोरोना की तीसरी लहर से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाबंदियों से भी लोगों को राहत मिल रही है। मसलन 13 फरवरी को प्रदेश में 17,000 से अधिक लोगों की जांच हुई, जिसमें कोरोना के 579 नए मामले सामने आए हैं। 14 फरवरी से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। प्रदेश में 1,95,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज लग चुकी है। यह तय लक्ष्य का करीब 100% के करीब है। कोरोना महामारी के तीसरी लहर को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा जो कड़े कदम उठाए गए, जो मजबूत प्रबंधन किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया, वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया, उसके ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में महामारी की तीसरी लहर का प्रभाव कम रहा है। अब संक्रमण की दरें भी कम हो रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा उपाय किए गए थे और जनता को सहयोग मिला है, इससे हम तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मिल रही राहत और तीसरी लहर में सरकार की कार्यशैली पर विपक्ष ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। राज्य सरकार ने ऐसा लगता है कि मान लिया है कि प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है और आंकड़ों की बाजीगरी करके, आंकड़ा छुपा के ये किसे गुमराह कर रहे हैं। आम जनता बेमौत मर रही है, इससे राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं है और कोरोना का जो गंभीर जो संक्रमण है, इसकी चपेट से अभी भी प्रदेश मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर प्रदेश अब कोरोना के साए से बाहर निकल रहा है। हालांकि लोगों को अब भी कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करने की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर सकें। टीम न्यूज़ स्टेट। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे गेस्ट भी तैयार हैं। अभिजीत रायजादा हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, के.एस. चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय गंगवानी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार कोविड के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब बच्चों के स्कूल खोलना, लेकिन इसके साथ साथ कोविड नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। अभिजीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल कितना सुरक्षित है स्कूलों को खोले जाना। नमस्कार निधि जी। देखिए, कोरोना को आप ओवरऑल देखें तो 3 फेज में थी। पहला, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और वैक्सीन नहीं थी। सिर्फ मास्क और डिस्टेंसिंग की बात कहते कहते हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। दूसरी फेज आई जब एक ही वैक्सीन आ गई, किंतु पूरी तरीके से लग नहीं पाई थी और लाखों मौतें हुई। और तीसरा फेज आया जब पूरा वैक्सीन 1,95,00,000 लोगों को लग चुका है छत्तीसगढ़ में। बावजूद इसके बच्चे पूरी तरीके से बचे रहे, क्योंकि ऑफलाइन नहीं लगे स्कूल, परीक्षाएं ऑनलाइन हुई और 1.5 से 2 साल बच्चों को हम बचाने में पूर्णतः सफल रहे। किंतु अब स्कूल खुलने के बाद हाथ धोना, मास्क पहनना और धीरे से उनको भी वैक्सीनेशन के घेरे में लाना। अच्छी बात यह है कि इसमें मोर्टेलिटी यानी बच्चों की मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम रही। ये हमारा सौभाग्य है। किंतु फिर भी उनमें बुखार आना या उनमें संक्रमण होना या संक्रमण का उनसे घर जाना और उनके दादी बाबा यानी ग्रैंडफादर मदर को होने के चांसेस हैं। साथ में परिवार में जो डायबिटीज, बीपी, हार्ट वाले हैं या कैंसर, किडनी के पेशेंट हैं, उनमें ये वायरस आ सकता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि 2 या 3 डोज लगने के बाद मृत्यु दर बहुत आश्चर्यजनक रूप से कम है। दूसरी लहर में जो मृत्यु लाखों में हुई थी, वो अब हजारों तक सिमट गई है। बावजूद इसके मैं कहूंगा, मृत्यु चाहे एक भी हो किसी संक्रमण से, तो उस पर बचाव होना चाहिए। कोई भी चिकित्सक या संस्था या प्रशासन नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में कोरोना से एक भी मौत हो। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल 2 साल में बनाए गए हैं,
शासन प्रशासन, व्यक्तिगत रूप से हम, चिकित्सक और पक्ष विपक्ष भी, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जोर से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे इस मास्क को लगा के एक्लेमेटाइज होते हैं तो भविष्य में होने वाले फ्लू और दूसरे वायरल इन्फेक्शन जो नाक के रास्ते आते हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि सावधानी बिल्कुल रखें ताकि एक भी मृत्यु भविष्य में न हो। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के.एस. चौहान भी जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जिस तरह से सरकार ये फैसला ले चुकी है कि सभी बच्चों को अब स्कूलों में भेजना चाहिए, आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? जी, मैं बिल्कुल स्वागत करता, लेकिन अगर स्कूलों में की व्यवस्था अगर अच्छी होती तो मैं बिल्कुल स्वागत करता। अगर सभी स्कूलों में पानी के धोने की व्यवस्था होती, हाथ धोने की, पानी पीने की व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नहीं है, तो मैं बिल्कुल इस चीज का स्वागत करता। मैं इस चीज का जरूर स्वागत करता कि अगर ग्रामीण के स्कूल और शहरी स्कूल में एक जैसी व्यवस्था होती, क्यों ग्रामीण के स्कूल के बच्चों को वो व्यवस्था का हक नहीं है? बिल्कुल है। ये शहरी और ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रभाव है, अभाव है। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा अभाव है। ग्रामीण शहरी स्कूल के बच्चों को या शहरी स्कूल के जो स्कूल्स होते हैं वहां पर उन लोग व्यवस्था दिखाते हैं और उसकी तुलना करवा देते हैं। ग्रामीण इलाके में आप जाके देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहां पर सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। कई स्कूलों में लाइट अभी तक नहीं है और आप कोविड के नियमों का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। जब बेसिक चीजें ही नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। और आज की डेट में ये भी कोई व्यवस्था नहीं है, इतने टीचर्स नहीं है कि 2 शिफ्ट में या और ज्यादा लॉन्ग पीरियड में स्कूल चलाए जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जा सके, ये भी व्यवस्था नहीं है। मैं बिल्कुल स्वागत करता जी कि अगर ये सभी चीजें सुविधाएं होती। बेसिक चीजें भी नहीं है, कोविड के पालन करने की तो बहुत दूर की बात है। और हमने जैसे ये देखा था कि जैसे ही ये तीसरी लहर जो हम लोग ये वेरिएंट आया था, ये वेरिएंट उतना ज्यादा अंदरूनी खतरनाक नहीं था, लेकिन ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा था और कई साइंटिस्टों के हिसाब से ये वेरिएंट आगे निकल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसे हल्का खांसी बुखार होगा, ये भी साइंटिस्टों ने बोला था। लेकिन ये वेरिएंट फैला है, बहुत तेजी से फैला है। इसका असर कम आया है, ये मैं मानता हूँ। इसका भयानक असर कम आया है, बहुत मैं मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा ये भी कारण था कि वैक्सीनेशन जो पेरेंट्स को लग चुके थे, दूसरों को लग चुके थे, इसलिए फैलने का जो चक्र था वो बिल्कुल टूट गया था। मैं केंद्र सरकार को अपने बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। 173 करोड़ डोजेस लगा के, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा डोजेस हैं, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता का ये परिचय दिया है। मेन बात ये है, आज जो स्कूलों की बात हो रही है, स्कूलों में वो व्यवस्था नहीं है जिसके लिए बच्चे वहां पर जाए और सुरक्षित रहे। मतलब कि आप ये मानते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की है? अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय जी बेहतर बताएंगे। अजय गंगवानी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों को खोल दिया गया है, हालांकि कोविड अभी गया नहीं है, सावधानी बेहद जरूरी है, ऐसे में क्या स्कूलों से ये बातचीत की गई है, प्रबंधन से ये जानकारी ली गई है, वो किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे, किन आधार पर इन स्कूलों को खोला जा रहा है? गीतू जी, देखिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एन. सिंहदेव जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में पूरे संवेदनशील ढंग से काम किया है। और देखिए इसके कहीं ना कहीं रिजल्ट आज सामने है। आज अगर देखिए संक्रमण दर की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर मात्र 3.2% है ना, और मृत्यु दर जो है मात्र 0.28%। और ये आईसीएमआर की गाइडलाइन और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, गीतू जी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो है शक्तियां निहित हो जाती है। और आईसीएमआर की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर संक्रमण दर 4% से कम है, उस क्षेत्र में स्कूल खोले जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ की संक्रमण दर मात्र 3.2% है। इसी आधार पर हम छत्तीसगढ़ के सारे स्कूलों को 14 फरवरी से स्पेशली 6th से 12th ये शुरू किए जा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं लगातार स्कूल प्रबंधन की बात करूं या जो छात्रों के पालक हैं, उनकी लगातार ये डिमांड थी कि ऑनलाइन क्लासेस में उतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं फिजिकली अपीयरेंस के साथ, उसका रिजल्ट काफी बेहतर आता है। तो उन्हीं की इच्छा के अनुरूप सारी सुविधाओं के साथ में
सारी कोविड की गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराते हुए स्कूल में सारी सुविधाएं देने के बाद ही हम स्कूल पालन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए गीतू जी, एक कोरोना जो है एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। जो चौहान जी काफी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करें। कहीं ना कहीं संकट अजय जी, के.एस. चौहान जी शायद राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों को आखिर किस तरह से व्यवस्था दी जाएगी, वहां पर किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जगह 2 गज की जो डिस्टेंस है वो बनाना बेहद जरूरी है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा अगर वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी? फिर तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो 10 सेकंड है कि मैं बात थोड़ा सा कंप्लीट करूं। देखिए कहीं ना कहीं हम जो स्कूल कर रहे हैं उसकी पूरी प्रारंभिक तैयारी की जा चुकी है। सारे जो स्कूल्स हैं वहां शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, टीचर्स को पूरे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उसके बाद ही स्कूल चालू किए जा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो है हमने देखा कि लगातार पहली और दूसरी लहर में लगातार मौतों की संख्या ज्यादा थी, लोगों को ज्यादा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वैक्सीनेशन करने के बाद स्थितियां काफी बेहतर है। देखिए कुछ आंकड़े दूंगा गीतू जी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज 100% लोगों को पहला डोज दिया चुका है। मतलब 1,96,46,000 पूरे के पूरे जो 18 साल से ज्यादा व्यक्ति है उनको पहला डोज लगाया जा चुका है और 77% लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है ये कहीं ना कहीं कोविड के प्रति जो रक्षात्मक जो शक्ति है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, वो छत्तीसगढ़ की जनता में डेवलप हो चुकी है और संक्रमण दर काफी कम है, स्थितियां बेहतर है। और 15 से 18 साल के किशोरों की बात करूं जो स्कूल के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो उसमें 65% लोगों को टीका लग चुका है और 27% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े बताते हैं कि माननीय छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का 100% टारगेट पूरा कर लिया गया है। तो अब स्थितियां काफी नियंत्रित है। तो हमें कहीं ना कहीं कोविड के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं एक आंकड़े दूंगा तो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। जनवरी के आखिरी में गीतू जी छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज लगभग 25,000 थे और वर्तमान में मात्र 8,000। तो कहीं ना कहीं अगर औसत की बात करूं, रोज 100 नए मरीज आ रहे हैं और 170 मरीज ठीक हो रहे हैं। यही जो आंकड़ा है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पे सक्रिय मरीजों की संख्या कम हो रही है और छत्तीसगढ़ में आज कोविड जो है वो समाप्ति की ओर है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सही ना कहीं। अजय जी, अभिजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। अभिजीत जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई ये सही समय स्कूलों को खोले जाने का? इसके साथ साथ क्या अभी भी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना बेहद जरूरी है? अगर थोड़ी भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण बढ़ सकता है, आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है निधि जी। देखिए इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जिस समय औसत बहुत कम हो रहा है, यानी कि संक्रमण दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, और आप 14 से 18 साल के बच्चों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा चुके हैं, जो 6वीं से 12वीं तक के आप बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग 80-85% वो बच्चे जिनकी उम्र 14 से ऊपर है उनको पहला डोज, और क्योंकि कोवैक्सीन 30 दिन के अंदर दिया जाता है तो दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। पर देखेंगे तो 2020-21 से 21-22 का 2 सेशन पूरा बर्बाद हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों में प्रभाव पड़ा, उनमें डिप्रेशन आ गया, उनके एडिक्शन बन गए कंप्यूटर और मोबाइल गेम खेलने की। तो अब उनको थोड़ा सा उनकी इम्यूनिटी सनलाइट में बढ़ा करके भेजना भी जरूरी है। मतलब ये कोविड को छोड़ दें, उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, तथा शिक्षण संस्थानों में जो तैयारियां हैं वो इम्प्रूव होंगी, वो शासन का काम है। किंतु 6वीं से 10वीं तक, क्योंकि मार्च अप्रैल में उनकी परीक्षाएं हैं, तो बहुत ज्यादा सेशन है भी नहीं लंबा, ये 30 से 40 दिन का सेशन है। पर एक एक्सरसाइज होगी, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, पानी का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सफाई का, और इस माध्यम से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी 100% कर पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब रही बात मृत्यु दर की, बच्चों में ना के बराबर है। संक्रमण से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वो मास्क लगा के क्लास में जाते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, तो मेरे विचार से बहुत ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। ये सही समय है कि 6वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल का एक्सपोजर दिया जाए, ताकि अप्रैल मई के बाद जब वो अगले सेशन में जाएं तो कम से कम ऑफलाइन यानी प्रत्यक्ष शिक्षा के लिए वो मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हो सके। जहां तक बात कोविड की है, तो ऐसा लक्ष्य है कि लगभग जून 2022 तक 14 साल के सभी बच्चों को लग जाएगा
और 8 से 12 साल के बच्चों को भी हम टारगेट कर पाएंगे। नेजल वैक्सीन आने वाली है, जाइडस की वैक्सीन आने वाली है। और एक बात निधि जी बोलूंगा मैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दुनिया की किसी भी वैक्सीन से लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमारी वैक्सीन पोटेंशियली स्ट्रांग है, तो उसको अपन लगाकर स्कूल खोल सकते हैं। मेरे विचार से शिक्षा को वापस से पटरी में लाने के सही समय। बिल्कुल। अभिजीत जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चौथी लहर भी आ सकती है क्या? उसके लिए क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए? अगर हम बच्चों की बात करें तो कहा यह जा रहा था तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केसेस जरूर आए थे, लेकिन उस तरह से नहीं आए जितना कि सोचा था या अनुमान लगाया था। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आगे के जो अब वर्जन्स आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये कम घातक हो सकते हैं, या फिर जो नए म्यूटेंट्स आएंगे वो कम घातक होंगे, ज्यादा घातक होंगे? क्या हम कुछ आकलन कर सकते हैं? ये सबसे अच्छा सवाल है। जब पूरी दुनिया में वायरस फैला तो इसे पेंडेमिक बोलते हैं, यानी पूरी दुनिया को ले रहा है। उसके बाद एपिडेमिक होता है, जो बीच बीच में कभी केरल में आ रहा है, कभी छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कभी दिल्ली में आ रहा है, इसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। और बाद में वैक्सीन लगने के बाद ये कॉमन कोल्ड जैसा बचता है, जिसको हम लोग एंडेमिक कहते हैं। यानी हमारी जीवनचर्या एंडेमिक बीमारियां जैसे हैजा है, कॉलरा है, या पोलियो है, या फ्लू है, जो पहले बहुत जानलेवा था, स्पेनिश फ्लू बहुत जानलेवा था, लेकिन अब हम उसमें एक्लिमेटाइज हो गए, हमारा सिस्टम उसके लिए सेट हो गया। तो जब हम लोग अपना मास्क और वैक्सीनेशन अच्छे से करेंगे, साफ सफाई मेंटेन करेंगे, और वैक्सीन पूरी पॉपुलेशन को, यानी जन्म के 4 साल या 8 साल के बच्चों को हो जाएगा, तो ये हमेशा आता रहेगा। ये वायरस है, और वो भी ये आरएनए वायरस है, ये अपने को जल्दी जल्दी चेंज करता है। जो डीएनए वायरस है, जैसे पोलियो या स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन के बाद अपने को जल्दी से चेंज नहीं कर पाता। और आरएनए वायरस की लाइफ बड़ी छोटी होती है। तो ये अभी जैसे ओमिक्रॉन का दूसरा B1 B2 भी आने को तैयार हो चुका है। इसके एपिसोड जापान, कोरिया में अगले महीने से मार्च, अप्रैल, मई से चालू हो जाएंगे। हालांकि ये संक्रमक बहुत ज्यादा 1.5-2 गुना है, किंतु मृत्यु दर नहीं है। तो निश्चित तौर पे साल में 1-2 वेरिएंट आते रहेंगे, और वैक्सीन क्योंकि पहली बार बनी, इसको और इम्प्रूव किया जाएगा और मॉडिफाई किया जाएगा। और क्रॉस वैक्सीनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको कोविशील्ड लगी है, कुछ उसके वायरस से प्रोटेक्शन, अगर उसको कोवैक्सीन भी लगा दें तो प्रोटेक्शन 1+1 = 3 हो जाएगा। तो बच्चों के लिए सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन को लाना एक बात है। दूसरा, इसके लिए, इस एंडेमिक के लिए भविष्य में तैयार रहना है। जैसे घर के सामने गार्डन में एक सांप का बिल है जो रोज नहीं निकलता है, किंतु फिर भी हम उस बिल के पास नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये सांप हमारे आसपास मंडराता रहेगा। आप ये नहीं समझिए कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये वायरस हमारे बीच में रहने वाला है। हाँ, ये उतना खतरनाक नहीं रहेगा जैसा 2 साल पहले। बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, आप क्या मानते हैं? क्या सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है? क्या खामियां आपको दिख रही हैं? देखिए निधि जी, ऑल ओवर इंडिया में ये इसका संक्रमण का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है कम, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। दूसरी बात ये है कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लानिंग और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप प्लानिंग तो कर देते हैं, लेकिन आपका काम है इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना। और इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखना, उसको जज करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, यहां तक आपका दायित्व होता है। सिर्फ प्लानिंग करने का दायित्व नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर साबित हो रही है अभी। क्योंकि हम देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप ग्रामीण इलाकों में जाके जरूर सर्वे करवाइए। निधि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, आप बिल्कुल, आप इनको स्कूल में जाइए, तत्काल जाइए, मतलब बिना बताए जाइए, और आपको अव्यवस्था का पूरा आनंद दिखेगा, जो कि हम लोग रोज देखते, पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। जो पहले, अगर वो पहले बिल्कुल अजय जी, आपसे भी हम जवाब लेंगे, पहले थोड़ा के.एस. चौहान जी को थोड़ा सा मौका देते हैं जी। बच्चों को इतना नहीं आता जितना अभी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ गई थी, और अध्यापकों को भी प्रॉब्लम आ गई थी, इतना नहीं आती, लेकिन ये आई। और यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है और हमारे जो दूसरे मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनका आपसी तालमेल कहीं दिखाई नहीं देता है। ये डिपार्टमेंट जो है,
वो बहुत ज्यादा हमारी कमजोर कड़ी है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। आपके दलगत की राजनीति हमारे छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर रही है। अगर मान लीजिए कि ये सब चीजें नहीं होती, बाबा और काका का काम नहीं होता, आपसी तालमेल होता, तो जो हमारी जो वैक्सीनेशन है जो अभी हो रही है वो बहुत पहले हो गई रहती। हम वैक्सीनेशन में शुरू में आप देखिए बहुत ज्यादा लेट हो गए और अप्रैल के महीने में हम 25,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, 25,000 लोगों को भी लगा नहीं पाए हम वैक्सीन। इस वजह ये इसलिए था कि जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट दिया गया था वो या तो पूरा अच्छे से काम नहीं कर रहे थे या उनको करने नहीं दिया जा रहा था। ये दोनों बातें हैं, लेकिन और उसके परिणाम भुगते भी गए हैं के.एस. चौहान जी, उसके परिणाम भुगते भी गए हैं। अजय जी, क्या माना जाए अभी उसमें सेकंड लहर में नीति जी हमने कितने परिणाम भुगते हैं ये आप बता सकते हैं? अजय जी, जो सेकंड लहर में पूरे राष्ट्र में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा। चलिए के.एस. जी, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, जी बताइए। देखिए गीतू जी, मैंने डिबेट के स्टार्टिंग में कहा था कि आज के एक बहुत अच्छे मुद्दे पे आपके द्वारा डिबेट रखी गई है। मैं चाह रहा था एक पॉजिटिव ढंग से जाए और कहीं ना कहीं अभिजीत जी ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शकों के सामने सारी चीजें खुलकर रखी है। उन्होंने देखिए स्पष्ट रूप से कहा कि ये महामारी थी, लेकिन अगर 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो एक आम फ्लू बन के रह जाएगा। और देखिए हमने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मैंने स्पष्ट आंकड़े दिए, हम टारगेट पे 100% लोगों का पहला वैक्सीनेशन कर चुके हैं और इसीलिए आज यहाँ संक्रमण दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। और कहीं ना कहीं देखिए आज ये राजनीति करना किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। आज यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मेकाहारा में और एम्स में सारी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है, लेकिन आखिर तक हमें उसकी लैब की टेस्टिंग की सुविधा नहीं दी गई। कहीं ना कहीं ये केंद्र की मोदी सरकार का सौतेले व्यवहार है। ये तो देखिए मध्य प्रदेश हमारा संबंधित राज्य है, पड़ोसी राज्य है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ 5 लैब की सुविधा दी जाती है और हम छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए लगातार इनके 15 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था। हमने 3 सालों में जीतू जी 240% स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की है। जितने भी ब्लॉक और जनपद लेवल के जो अस्पताल है आज उसको मल्टी लेवल स्पेशलिटी क्लिनिक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। सब जगह भर्ती की सुविधा है और देखिए कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें और बेहतर स्पष्ट होंगी। हमने कोविड की आने वाली लहर के लिए 25,549 बेड की व्यवस्था की थी। बिल्कुल अजय जी, चौहान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। के.एस. चौहान जी शायद सहमत नहीं है। मैं पहले कंप्लीट करूंगी क्योंकि बस 30 सेकंड है। सारी आने वाली चुनौतियों के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने करके रखी थी। ये शुक्र है कि कुछ ऐसी स्थितियां नहीं बनी। आज पूरा देश ऑक्सीजन की सप्लाई की समस्या से जूझता रहा, जबकि हमने 6 राज्यों में कोविड पीक में भी ऑक्सीजन सप्लाई की थी। और ये बात करते हैं चौहान जी, आज उत्तर प्रदेश में किस प्रकार गंगा में लाशें बहती रही, वहां पे तट पे लाशें दफन की गई। देश की जनता ने देखा। जी बताइए। बस 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड में के.एस. जी आप अपना जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में औसत किया 245 रुपए की किट 600 रुपए में बेचने का काम किया। आज गुजरात का वेंटिलेटर घोटाला। चलिए हम उम्मीद करते हैं राजनीति अब इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। आगे हम उम्मीद करते हैं इस तरह के वेरिएंट ना ही आए और कहीं ना कहीं जिस तरह से वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो रहा है सभी सुरक्षित रहें और बच्चे भी स्कूल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।